Morning students, I am Khyati Patel from Ashwavik Vidyalaya. Today we are going to learn new chapter number 2, animation tool Synfig. In the previous chapter we have discussed about multimedia and the basic elements of multimedia. Now in this chapter we learn about animation tool Synfig. To create a multimedia presentation using this building block, we need the application program known as Multimedia Authoring Tools. The application program known as Multimedia Authoring Tools. These authoring tools provide the important framework to edit the multimedia elements like your sound, audio, video, graphics, and animation. Generally, these authoring tools are classified into three types. First one is card or page based authoring tools. Second one, icon and event based authoring tools, and third one is time based authoring tools. ठीक है, अब ये मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स थ्री पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आइकन एंड पेज बेस्ड, कार्ड और पेज बेस्ड, आइकन एंड इवेंट बेस्ड एंड टाइम बेस्ड. In first one, in card or page based authoring tools, the elements are organized as pages of a book. All the elements are organized as the pages of the book or pile of cards. The example of this type of softwares are HyperCard and Multimedia Toolbox. These are the example of the card or page based authoring tool. Next, icon and event based authoring tools. In this type of authoring tools, the elements are organized as a structural framework or a process. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तो आपके जो एलिमेंट्स है वो एज अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और एज अ प्रोसेस के जैसे वहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. और इस टाइप के ऑथरिंग टूल का एग्जाम्पल है ऑथर वेयर एंड सेकेंड वन इज योर आइकन ऑथर. Now the third element is your time based authoring tool. In this type of authoring tools, the elements are organized along a timeline. आपके सारे एलिमेंट एक टाइम लाइन के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. और the example of this type of software are Synfig, Pencil, Flash and Director. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं. अब हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग ये सिनफिग के बारे में बात करने वाले हैं. तो सिनफिग आपका कौन सा, ये तीन में से कौन सा ऑथरिंग टूल रहेगा? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स रहेगा. यहाँ पे आपको एक छोटा ये सा इंट्रोडक्शन ये पेंसिल सॉफ्टवेयर का दिया गया है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है. पेंसिल इज़ अ 2-dimensional एनिमेशन सॉफ्टवेयर टू क्रिएट हैंड ड्रॉन एनिमेशन. ठीक है, आप लोगों को हैंड ड्रॉन कोड एनिमेशन क्रिएट करना हो तो उसके लिए ये पेंसिल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. और इसको डाउनलोड करने की लिंक है www.pencil-animation.org.
इस लिंक पे से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये पेंसिल सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे दिखाई है। ये पेंसिल सॉफ्टवेयर की आपकी स्क्रीन है। ये पूरी स्क्रीन कुछ ऐसे दिखती है, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले नहीं हैं। तो हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं हमारे सिनफिग स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। इंट्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट वन, सिनफिग स्टूडियो इज़ अ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। कौन सा रहेगा? इट इज़ अ टाइम बेस्ड ऑथरिंग tools and it is freely available on the internet, so you can download using the link www.synfig.org. Synfig Studio is a 2D animation software released in 2005 under GNU GPL. GPL means General Public License. इसके थ्रू ये 2005 के अंदर रिलीज़ किया गया। 2005 के अंदर GNU GPL के हेठड़ ये सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया गया एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम like your Linux, Windows and Mac OS X. This is available on various operating system. The first version, जो सिनफिग का जो फर्स्ट वर्जन था उसका नेम था द फर्स्ट वर्जन ऑफ सिनफिग वॉज 0.61.05। उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा था? 0.61.05। और टाइम बाय टाइम उसके नए ट्रेडिशनल वर्जन एडिशनल पैकेज के साथ उसके नए वर्जन आने लगे और उसका जो लेटेस्ट वर्जन है, सिनफिग का जो हाल का लेटेस्ट वर्जन है वो आपका कहलाता है the latest version of Synfig is 0.63.05। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये 0.61.05 वो फर्स्ट वर्जन था और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 0.63.05 है। अब सिनफिग फाइल का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में और अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में दो तरह से दिया जाता है। उसका एक्सटेंशन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म के अंदर उसका एक्सटेंशन .sif रहेगा और कॉम्प्रेस्ड फॉर्म के अंदर उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? .sifz। इसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है कि द एक्सटेंशन .sif इज़ यूज्ड इन अनकम्प्रेस्ड फॉर्म और द एक्सटेंशन .sifz इज़ यूज्ड इन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म। अब इसको अगर सिनफिग स्टूडियो को आपको स्टार्ट करना है तो आपको आपके उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाई है, इसीलिए आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू के अंदर आपको जाना है, वहाँ पे आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सिनफिग स्टूडियो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग इसे स्टार्ट कर सकते हो, या तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको सिनफिग स्टूडियो लिखा हुआ एक आइकन मिलेगा, जिस आइकन के ऊपर क्लिक करने से भी आप लोग सिनफिग स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। अब जैसे आप लोग सिनफिग स्टूडियो को ओपन करोगे, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्क्रीन दिखाई गई है वो स्क्रीन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। स्क्रीन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, समझनी है। देखो, सबसे पहले ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन कुछ डिफरेंट 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ये जो पार्ट्स है वो टूल बॉक्स कहलाता है, ये जो पार्ट्स है वो आपका कैनवास कहलाता है, ये साइड का पार्ट्स आपका पैनल्स है और नीचे का जो ये पार्ट है वो भी आपकी पैनल्स रहेगी। सो द सिनफिग स्टूडियो स्क्रीन इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी parts? 4 parts: toolbox, canvas, horizontal panel and vertical panel. We can say that panels also. अगर
आप लोग जब इसे ऐसे स्टार्ट करते हो और आपको ये सारी पैनल अच्छे से नहीं दिखती है तो आपको ये टूल बॉक्स के अंदर आपको जाना है। उस टूल बॉक्स के अंदर आपको फाइल मेनू मिलेगा। कौन सा मेनू मिलेगा? फाइल मेनू। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पैनल्स, और पैनल्स में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है रीसेट विंडोज़ टू ओरिजिनल लेआउट। कौन सा ऑप्शन? रीसेट विंडोज़ टू ओरिजिनल लेआउट। ये ऑप्शन अगर आप लोग वहाँ से सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये चार जो विंडो है वो विंडो आपकी अपने स्पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो सेट हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4 विंडो आपको देखने को नहीं मिलती है, तब आपको इसको सेट करना पड़ता है। तो ये सारी विंडो लाने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है, वहाँ से पैनल्स का ऑप्शन लेना है और उस पैनल के ऑप्शन में से आपको रीसेट विंडोज़ टू ओरिजिनल लेआउट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक ये पूरी स्क्रीन के अंदर डिटेल में समझाया गया है। तो नेक्स्ट आपका फर्स्ट उसका पार्ट है स्क्रीन का टूल बॉक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा टूल बॉक्स। ये पूरी जो टूल बॉक्स है वो टूल बॉक्स की स्क्रीन भी बुक के अंदर दिखाई गई है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। लेकिन ये जो टूल बॉक्स है वो सिनफिक स्टूडियो की मेन विंडो है। ये जो टूल बॉक्स है वो सिनफिक स्टूडियो की मेन विंडो है। इसे मेन विंडो क्यों बोलते हैं? तो इस सिनफिक स्टूडियो की ये टूल बॉक्स को अगर आप लोग क्लोज़ करते हो तो आपका ये सिनफिक स्टूडियो बंद हो जाता है, इसीलिए ये टूल बॉक्स आपकी मेन विंडो रहेगी। अब टूल बॉक्स इज़ सेपरेटेड इनटू 3 एरियाज और पैलेट्स। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे सिर्फ सिनफिक स्टूडियो की ये टूल बॉक्स ही दिखाई गई है। यहाँ पे ये सिनफिक स्टूडियो की टूल बॉक्स की पैलेट है, जहाँ पे ये जो 2 चीज़ दिखाई गई है ये 2 आपकी अपर पैलेट है, ये बीच में जो है वो आपकी मिडल पैलेट है और ये लास्ट में जो दिखाई गई है वो आपकी लोअर पैलेट है। सो वी कैन से दैट टूल बॉक्स विंडो इज़ सेपरेटेड इनटू 3 एरियाज। Tool box window is separated into 3 areas. First one is your upper palette. अब ये अपर पैलेट के अंदर जो आइकन मिलते हैं वो आइकन बेसिक फाइल ऑपरेशन को करने के लिए यूज़ होते हैं। कैसे फाइल ऑपरेशन? फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल, सेव ऑल फाइल एक्सेट्रा। फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन अगर आपको करना है तो आपको ये अपर पैलेट का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो आपकी पैलेट है वो है आपकी मिडल पैलेट। अब ये जो मिडल पैलेट है वो मिडल पैलेट के अंदर आपको डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। जो टूल्स आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये मिडल पैलेट के अंदर आपको टूल्स मिलेंगे। अब ये टूल हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। और जो आपकी थर्ड पैनल है जिसे आप लोग लोअर पैलेट भी बोलोगे और लोवेस्ट पैलेट भी बोल सकते हो, तो ये जो लोअर पैलेट है उसके अंदर आपके कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग किए हुए रहते हैं जिसे आप लोग चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये लोअर पैलेट के अंदर कैसे सेटिंग रहेंगे? तो फॉर एग्जांपल आप लोग फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। फिर ब्रश की जो साइज़ है उसे आप लोग सेट कर सकते हो। फिर बाद में ये ब्लेंड मेथड भी आप लोग सेट कर सकते हो। ये क्या है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी ऑपेसिटी मतलब लेयर विजिबल होना चाहिए, कब विजिबल होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, ये भी इससे आप लोग हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे अगर 0 रहेगा तो उसका मतलब लेयर इनविजिबल है ऐसा रहेगा, और 1 रहेगा उसका मतलब लेयर विजिबल है ऐसा रहेगा। ये पूरे लेयर के बारे में भी हम लोग एक पूरा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रेडियंट कैसा आता है वो अभी हम लोग देखेंगे। और लास्ट है आपका इंटरपोलेशन, मतलब वहाँ पे आपका वेव पॉइंट क्रिएट होता है, वो भी कैसे क्रिएट होता है वो भी हम लोग बाद में देखेंगे।
अब उसका जो सेकंड पार्ट है, सिनफिक का जो सेकंड स्क्रीन है, उसका सेकंड पार्ट है वो है आपका कैनवास। और कैनवास आपको यहाँ पे बुक के अंदर ऐसे दिखाया गया है। अब ये कैनवास के अंदर आपको यहाँ पे, ये कैनवास की विंडो के अंदर यहाँ पे आप लोग ये कॉर्नर के अंदर देखोगे तो जो छोटा सा एक बटन मिलता है, उस बटन को कैरेट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैरेट। यहाँ पे जो ये जो पार्ट है ये आपका वर्क एरिया रहेगा। क्या रहेगा? वर्क एरिया। और यहाँ पे जो नीचे का जो बार है वो आपका टाइम लाइन है। इसे आप लोग टाइम लाइन भी बता सकते हो या तो टाइम बार भी बता सकते हो। तो ये आपकी सेकंड विंडो थी कैनवास। ठीक है। अब ये कैनवास के अंदर जो कैरेट बटन है उसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है, इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कैनवास विंडो you can see the caret button. Upper left corner of the window you can see the caret button like this, caret, a little black triangle arrow. ठीक है। अब ये कैनवास बटन पे क्लिक करने से वहाँ पे मेनू बहुत सारे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है उसकी स्क्रीन का पैनल्स। तो यहाँ पे आपको दो पैनल्स देखने को मिलते हैं। एक पैनल वर्टिकली अरेंज की हुई रहती है और एक पैनल आपकी हॉरिजॉन्टली अरेंज की हुई रहती है। तो यहाँ पे ये आपकी ये वर्टिकली अरेंज पैनल है जिसको सिर्फ आपको समझना है। इसको हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेविगेशन पैनल रहेगी, ये इन्फो पैनल रहेगी, यहाँ पे पैलेट एडिटर रहेगा, यहाँ पे ये कैनवास का ब्राउज़र है, यहाँ पे ये टूल ऑप्शन है, यहाँ पे ये हिस्ट्री पैनल रहेगी, ये लेयर्स पैनल है और ये ग्रुप्स पैनल है। ये लास्ट वन यहाँ पे ग्रुप्स पैनल है। तो ये जो पैनल है वो वर्टिकली अरेंज पैनल है। और हॉरिजेंटली अरेंज पैनल को देखते हो तो वो कुछ ऐसे मिलेगी। यहाँ पे आपको वो टाइम ट्रैक मिलेगा, कैनवास मिलेगा, कैनवास मेटा डेटा मिलेगा, पैराम्स पैनल मिलेगी, चिल्ड्रन मिलेगी और की फ्रेम पैनल मिलेगी। अब यहाँ पे आपको बुक में से कुछ इम्पोर्टेंट पैनल्स के नेम दिखाए गए हैं। वो सिर्फ आपको समझने के लिए पैनल्स के नेम्स आपको कुछ याद रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक लेयर्स पैनल है, नेक्स्ट पैराम्स पैनल है, वो करंटली सिलेक्टेड लेयर के पैरामीटर दिखाती है। ये जो लेयर्स पैनल है वो लेयर्स ऑफ वर्किंग कैनवास का लेयर दिखाती है। टूल ऑप्शन पैनल है वो इट शोज़ द ऑप्शन दैट आर स्पेसिफाइड टू द करंटली सिलेक्टेड टूल। हाल में कौन सा टूल सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऑप्शंस दिखाती है। नेविगेटर पैनल है वो थंबनेल के फॉर्म में इमेज को दिखाती है। और हिस्ट्री पैनल है वो सारी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखती है। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द एक्शन यू आर डन वाइल एडिटिंग द फाइल। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाया गया है कि नई फाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो अगर आप लोग सिनफिक स्टूडियो ओपन करते हो तो पहले ही वो नई फाइल क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, नई फाइल के अंदर आपको कुछ चेंजेस करना है, तो न्यू फाइल के अंदर आप लोग चेंजेस करना चाहो तो यहाँ पे आपको कैरेट का जो बटन मिलता है वो कैरेट के बटन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको एडिट मेनू में जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज़। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स को हम लोग बाद में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है। यहाँ पे आपका नेम आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे इमेज, टाइम और अदर, ये 3 टैब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो खुला हुआ टैब है वो आपका इमेज टैब है, जिसके अंदर उसकी हाइट, विड्थ, इमेज स्पैन, फिजिकल विड्थ, फिजिकल हाइट ऐसा आता है। और अगर नेक्स्ट स्क्रीन में देखोगे तो वहाँ पे ये टाइम टैब आपको क्लिक करके दिखाया है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए आपको याद रखना है कि ये टाइम टैब के अंदर आपकी 3 चीज़ आती है। फ्रेम्स पर सेकंड वो बाय डिफ़ॉल्ट 24 रहती है। उसका स्टार्टिंग टाइप 0F मतलब 0 फ्रेम पे रहता है।
और उसका एंडिंग टाइम बाय डिफ़ॉल्ट 5s मतलब 5 सेकेंड रहता है, ठीक है। और इसे आपको जस्ट अप्लाई ही करना है, ये सिर्फ आपको देखने के लिए है। अगर इसके अंदर आप लोग चेंज करोगे तो वो उस हिसाब से आपके सिनफिक के अंदर चेंज होगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नेक्स्ट चैप्टर के अंदर है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आपके टूल बॉक्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि ये मिडल पैलेट के अंदर बहुत सारे टूल्स आते हैं जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, कौन सा टूल किसके लिए यूज़ होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला आपका टूल है सर्कल टूल। कौन सा टूल है? सर्कल टूल। सर्कल टूल क्यों यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू सर्कल, वो सर्कल को बनाने के लिए यूज़ होता है। सर्कल हैज़ टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, फर्स्ट वन इज़ योर सेंटर एंड सेकंड वन इज़ योर रेडियस। ये दोनों से आपका सर्कल बनता है, सेंटर और रेडियस से। बुक के अंदर ऐसे सर्कल ड्रॉ करके आपको दिखाया है, ठीक है। आपको माउस से जस्ट ये कैनवास पे माउस को क्लिक करना है और इसे माउस को ऐसे ड्रैग करना है, तो ऐसे वहाँ पे सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर आपको उस सर्कल की साइज़ को चेंज करना है, सर्कल को छोटा या बड़ा करना है, तो इस सर्कल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस सर्कल के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ये ग्रीन कलर का यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को डक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक। ये डक बोलते हैं उसे। डक क्या है? अ डक इज़ अ हैंडल दैट इज़ यूज टू कंट्रोल सम पैरामीटर ऑफ अ लेयर। लेयर के पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए ये डक यूज़ होता है। ये डक को अगर आप लोग ऐसे ड्रैग करोगे तो ये सर्कल बड़ा होगा, और इसको ऐसे अगर आप लोग ड्रैग करोगे अंदर तो वो सर्कल आपका छोटा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर डक के जो कलर है वो चेंज होते रहते हैं, और ये चेंज होते कलर उसका पोजीशन, मीन्स अगर डक का कलर ग्रीन है तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाता है, ब्लू है तो रेडियस दिखाता है, ऑरेंज है तो वर्टाइसिस दिखाता है, येलो है तो कर्व्स दिखाता है, और डार्क ब्लू होगा तो चेंज द एंगल इन अ स्टार, वो दिखाता है। ये आपको सिर्फ देखना है, वो डक का कलर अगर चेंज होता है तब। ये चीज़ आप जब प्रैक्टिकली करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। नेक्स्ट टूल है आपका रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगल सेम एज सर्कल। देखो ऐसे ही, अगर यहाँ पे आप लोगों ने जो कलर चूज़ किया होगा उस कलर का यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल आएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो पहले यहाँ से कलर पैलेट पे से चेंज करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पे उस टाइप का रेक्टेंगल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट टूल आपके रेक्टेंगल के साथ थर्ड वन है आपका स्टार एंड पॉलीगॉन टूल। स्टार एंड पॉलीगॉन। स्टार टूल से आप लोग आपके कैनवास के अंदर ऐसे स्टार ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये ऐसे स्टार टूल पे क्लिक किया और ये मेरा स्टार बन गया। तो ये स्टार क्रिएट करना सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? तो पॉलीगॉन को आप लोग ऐसा बोलते हो कि अगर 5 से ज़्यादा साइड का यूज़ करके हम लोग अगर कोई क्लोज फिगर क्रिएट करते हैं तो उस क्लोज फिगर को आप लोग पॉलीगॉन बोलते हो, ठीक है। तो पॉलीगॉन को आपको कैसे क्रिएट करना है? तो ऐसे कैनवास के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करते जाना है। ऐसे क्लिक करते जाओगे, बाद में ये पॉलीगॉन को क्लोज कैसे करना है, क्योंकि पॉलीगॉन इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर। अगर वो क्लोज फिगर है तभी इसे आप लोग पॉलीगॉन बोलोगे। इसको क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से आप लोगों ने पॉइंट रखना स्टार्ट किया था, वो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है। इससे ये आप लोगों का पॉलीगॉन क्लोज होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसे ये पॉलीगॉन क्या हो गया? बंद हो गया। नेक्स्ट टूल है आपका बी लाइन टूल। इसे आपके प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग देखोगे तो इसका नेम आपको एसपी लाइन भी देखने को मिल सकता है। बोथ आर सेम, बी लाइन एंड एसपी लाइन। अब ये टूल यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट और कर्व के साथ क्रिएट करने के लिए। मीन्स बी लाइन टूल इज़ यूज टू मेक ऑब्जेक्ट विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड
कर्व्स, वहाँ पे पॉलीगॉन में हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है। यहाँ पे आप लोग ऐसे बी लाइन का यूज़ करके कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ कर्व्स बना सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि इसको आप लोग यहाँ से ऐसे ड्रैग करोगे तो ये थोड़ी ऐसी ड्रैग हो जाएगी, मतलब इसको आप अच्छे से शेप दे सकते हो, ठीक है। अब ये बी लाइन को आपको क्लोज कैसे करना है, तो बी लाइन टूल को क्लोज करने के लिए आप लोगों को जहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका जहाँ पे रहेगा वो लास्ट पॉइंट पे आपको राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट। जब आप लोग राइट क्लिक करोगे लास्ट पॉइंट पे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लूप बी लाइन का, और अगर एस पी लाइन रहेगा तो ऑप्शन आएगा लूप एस पी लाइन। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जिससे आपका ये टूल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टूल है ड्रॉ टूल। ये ड्रॉ टूल से आप लोग क्या बना सकते हो, तो मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग सिमिलर टू योर पेंसिल, ठीक है। पेंसिल से आप लोग माउस से कैसे ड्रॉ करते हो वैसे यहाँ पे आपका ड्रॉ टूल रहेगा। नेक्स्ट आपका टूल रहेगा फिल टूल। अब ये जो फिल टूल है वो फिल टूल इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट टूल आपका है आई ड्रॉप टूल। ये सारे टूल आपको सिर्फ प्रैक्टिकल में ही यूज़ होते हैं, थियरी में सिर्फ इसके नेम्स आपको याद रखने हैं। द आई ड्रॉप टूल अलाउस यू टू सिलेक्ट कलर फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल। इसके भी आप लोग वो कलर सिलेक्ट कर सकते हो और वो कलर आपके फॉरग्राउंड के अंदर आप लोगों का चेंज हो सकता है। नेक्स्ट टूल है आपका ग्रेडियंट टूल। ये टूल आपको अच्छे से समझना है। ग्रेडियंट टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रेडियंट टूल क्यों यूज़ होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा कलर को अप्लाई करने के लिए ग्रेडियंट यूज़ होता है। नाउ ग्रेडियंट टूल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट gradient is known as linear, second gradient is known as radial, third gradient is known as conical, and fourth gradient is known as spiral. अब ये तीनों में आपकी इमेज कैसी डिस्प्ले होती है वो यहाँ पे बुक के अंदर दिखाई है। ये जो लीनियर ग्रेडियंट है वहाँ पे आपका इमेज का ट्रांजेक्शन ऐसे 1 बाय 1 लाइन के अंदर जाएगा। मीन्स लीनियर प्रोड्यूस सिंपल ट्रांजिशन इन अ स्ट्रेट लाइन। रेडियल की बात करते हैं, इट प्रोड्यूस द सर्कुलर कलर विद द ट्रांजिशन बिगिन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर पे से आएगा और बड़ा होगा। ये बुक के अंदर इतनी क्लियर नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो क्लियर इमेज आपको देखने को मिलेगी। कॉनिकल के अंदर इट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ लुकिंग डाउन अ टिप ऑफ अ कॉर्न। कॉर्न के जैसे आपको वो ट्रांजेक्शन देखने को ऐसे मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ योर स्पाइरल। इट प्रोड्यूस अ स्पाइरल ग्रेडियंट, जिसके अंदर आपको ये ऐसे स्पाइरल के अंदर ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट टूल है। नेक्स्ट आपका टूल है टेक्स्ट टूल। एंड टेक्स्ट टूल अलाउस यू टू एंटर टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग अ टेक्स्ट लेयर। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग कोई भी टेक्स्ट वहाँ पे इंसर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट टूल आपका रहेगा ज़ूम टूल। ज़ूम टूल इज़ यूज टू गेट क्लोजर और फार अवे व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द वर्किंग एरिया, ठीक है। एंड द जूमिंग डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट रिजल्ट, इट जस्ट अ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लोजर और फार रेंज। Next one is your width tool. Width tool helps to increase or decrease the width of a line. It is used to increase or decrease the width of a line. Next one is your transform tool. Transform tool ये बहुत important tool है। Transform tools allows you to select object and to move, rotate and scale the object. ये ऑब्जेक्ट को मूव करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रोटेट करने की भी प्रोवाइड करता है और स्केल करने की भी प्रोवाइड करता है। रोटेट और स्केल करने के लिए आपके पास टूल है
लेकिन बेसिकली हम लोग इस ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, स्मूथ मूव टूल। स्मूथ मूव टूल वर्क just like your transform tool when your multiple ducts are selected. How you will select multiple ducts? You can select multiple ducts by using Control plus A shortcut key. Multiple ducts are selected. ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टूल आपका स्केल टूल है। स्केल टूल आपकी स्मूथ मूव टूल के जैसा ही है, लेकिन जब आप लोग मल्टीपल डक्स को पसंद करते हो, चूज़ करते हो, तो आपके जो डक्स है वो रिलेटिव सेंटर के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्केल होंगे, मतलब बड़े या छोटे होंगे। और आपका लास्ट टूल है रोटेट टूल। वो भी आपके स्मूथ मूव टूल की जैसा ही है, जहाँ पे आप लोग सेंटर के डक के सेंटर के अकॉर्डिंग आपके डक्स क्या होंगे? रोटेट होंगे। तो ये रोटेट से आप लोग ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर समझनी है। पीछे एक्सरसाइज के अंदर दिए गए MCQ को आपको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर फाइंड आउट करने की ट्राई करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो चैप्टर पूरा थियोरेटिकली है। इसमें बेसिकली आपको टूल्स जो है डिफरेंट टाइप के, वो कौन सा टूल किसके लिए यूज़ होता है वही अच्छे से समझना है और याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, जहाँ पे हम लोग एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।